हेलो दोस्तों, फिफ्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर यूनिट 2 द हैबिटेट एंड पीपल चैप्टर नेम द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. The region around the equator experiences hot and wet climate throughout the year. It results in a great biodiversity in the region. Let us know more about this region by considering the example of the Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire. बच्चों, ये एक जगह के बारे में, ये अफ्रीका में एक जगह है उसके बारे में. ये चैप्टर है हमारे डेंस फॉरेस्ट में, धरती पे पाए जाने डेंस फॉरेस्ट के बारे में जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिसे पहले जायरा भी कहते थे. इक्वेटर के पास हमेशा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो हमेशा वेट रहता है. इसी वजह से वहाँ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. मतलब वो एक मिली जुली मिक्सचर की जगह है. अब उसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का. ये मैप है इक्वेटरल रीजन का. देखिए, इक्वेटर ये रहा 0 डिग्री ऊपर नीचे, इक्वेटर के पास वाली जगह जो ऑलवेज सो हॉट एंड वेट. लोकेशन: The Democratic Republic of Congo is located on the western side of Africa continent. ये जो जगह है अफ्रीका के वेस्टर्न साइड के कॉन्टिनेंट पे है. इक्वेटर passes through the northern part of this country. जो इक्वेटर है वो इस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में से जाता है. इट्स सराउंडेड बाय कॉन्गो ऑन द वेस्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड southern on the north, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania on the east, and Zambia, Angola toward the south. Locate these countries on the map of Africa continent. यानी कि ये जितने भी जगह ये हैं ये अफ्रीका में पाई जाती हैं. अफ्रीका के ईस्ट में ये सब आती हैं और उसके साउथ में ये. Zaire is a big and important river in the world. Zaire, ये देखिए जायरा नदी, इसे कॉन्गो भी कहते हैं और इसी की वजह से यहाँ नाम पड़ा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है. इसे DRC भी कहते हैं. लाई इन द बेसिन ऑफ जायरा रिवर. जायरा रिवर विच इज़ ऑल्सो known as Congo River is the second largest river in Africa. ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है. This river is also known as the highway of Central Africa. The source of the Congo River are in the highland and mountain of the East African Rift, as well as a lake Tanzania and Lake Meru. The four major lakes of the country are Albert, Kivu, Edward and the Tanzania. The Zaire River entered the Atlantic Ocean near Matadi, which is the important port of the country. Kinshasa is the capital of Democratic Republic of Congo. किंशा जो है इस कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का. इसकी 4 मेजर लेक हैं. पहली है एल्बर्ट, कीव्यू, एडवर्ड एंड तंजानिया. कॉन्गो रिवर जो है वो एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है इस जगह पे, जो माउंटेन्स और लेक के थ्रू आता है. ये आप मैप देख रहे हो, अफ्रीका का मैप है. एशिया यहाँ है, ठीक साउथ अटलांटिक ओशन ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जायरा. अब बात कर रहे हैं क्लाइमेट की. इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. देयर इज़ इनफ सनशाइन एंड रेनफॉल इन दिस रीजन. द एयर इज़ ह्यूमिड. द मॉर्निंग आर प्लीजेंट with bright sunshine as a result of its equatorial location. The Congo experiences large amount of precipitations and has the highest frequency of thunderstorm in the world. The annual rainfall can total upward and 80 inch.
200 centimeter in some place, and the area sustains the second largest rainforest in the world after that the Amazon. यानी कि Amazon के बाद यहाँ सब दूसरा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड रहता है, यहाँ की हवा हमेशा ह्यूमिड रहती है। और ह्यूमिड वो होता है जिसमें हल्का सा चिपचिपापन होता है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ सूरज भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लाइमेट हमेशा ह्यूमिड रहता है। दिस एरिया इज सराउंडेड बाय प्लेट्यू merge into savanna in the south and the southwest mountain terraces in the west and dense grassland extending beyond the Congo River in the north. The mountains are found in the extreme eastern region. सवाना में जो है इसके प्लेट्यूज़ हैं जो मर्ज होते हैं, और साउथ वेस्ट में माउंटेन्स हैं इसके, और वेस्ट में डेंस ग्रासलैंड है, जो मतलब ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, और ये बियॉन्ड है कॉन्गो रिवर के नॉर्थ साइड में। और यहाँ जो माउंटेन हैं दे आर एक्सट्रीम ईस्टर्न रीजन, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप एंड अ मिनरल इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देखिए रेफरेंस बने हुए हैं और ये मैप। कम टू द वेजिटेशन। Such climate help in the growth of thick forest with tall trees. The tree in this area grow very tall and from a canopy preventing sunlight from reaching the ground. Therefore, Congo is sometimes called the heart of darkness. The ground is covered with shrubs and bushes, a large variety of tree grown in this region. About half of the country is covered with the equatorial forest. The forests remain green almost throughout the year. They are called evergreen forests. The hardwood trees like mahogany and ebony provide raw material for many industries. यानी कि हार्डवुड यानी कि पक्की जो वो होती है वुड होती है, उसके पेड़ हैं यहाँ पे महागनी और इबोनी। महागनी एक ऐसा ट्री है जिसकी उससे आपको नहीं पता होगा पर फर्नीचर भी बनता है। तो इसे हार्ट ऑफ डार्कनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो है कैनोपीज़ हैं। कैनोपी वो होती हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ऊपर तक आसमान तक ढकते हैं, और नीचे की तरफ सनलाइट इतनी नहीं आ पाती प्रॉपरली। यहाँ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्री है जो ग्रो करते हैं। यहाँ की जो हाफ ऑफ द कंट्री है वो इक्वेटोरियल रीजन फॉरेस्ट से घिरी हुई है, और इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि ये कभी भी मुरझाते, थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन रहते हैं। वाइल्ड लाइफ। Rainforests of the Democratic Republic of Congo contain great biodiversity, including many rare and endemic species, such as both species of chimpanzees, the common chimpanzee and the bonobo, also known as the pygma of chimpanzees, mountain gorilla, okapi, and white rhino. 5 of the country national parks, such as Garumba, Khwazi-Bija, Solonga and Virunga National Park and the Okapi Wildlife Reserves are listed as a World Heritage Site. यानी कि यहाँ के ये जितने भी नाम मैंने लिए ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं, और यहाँ पे अलग और रेयर तरीके के चिंपैंजी और राइनो पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर। Many parts of the forest have been cleared and the land is used for raising crops like rice, cotton, groundnut, coffee, rubber, cocoa, tobacco, and palm. Cassavas and banana are the main food crop. Cassava, a root crop, is pounded to prepare flour, which is used for making bread. Some agriculture products like cocoa, coffee, and palm oils are also exported to other part of the world. यानी कि यहाँ जो फॉरेस्ट का एरिया से क्लीन करके वेजिटेशन किया जाता है जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, और कसावा यहाँ की मेन रूट क्रॉप है। इससे ये फ्लोर यानी कि आटा बनाते हैं और उसी से ये ब्रेड भी बनाते हैं, और जो ऑयल, कॉफ़ी और कोको की ये प्रोडक्शन करते हैं उसे बाहर के देशों में भी बेचते हैं। ओके, ये केस स्टडी है। द बुश मीट क्राइसिस हैज़ emerged in the DRC mainly as a result of poor living condition of the Congolese people. A rising population combined with the deplorable economic condition has forced many Congolese to become dependent on bushmeat
either as a mean of acquiring income, hunting and a meat selling, are dependent on it for food. Unemployment and urbanization throughout Central East Africa have initiated the problem further by turning city like the urban swallow and Kinshasa into the prime market of the bushmeat. मतलब ये वहाँ के बुश मीट एक क्राइसिस हुआ था, यानी कि वहाँ के लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई थी वेजिटेशन के बाद भी, और इनकम की भी प्रॉब्लम होती, जबकि वो इतना ज़्यादा सेल करते थे, हंटिंग करते थे फिर भी। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका में उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी थी और अर्बनाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ ये प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा हो गई, और वहाँ की जो किनिशा या कैपिटल है इसकी, इसे प्राइम मार्केट बना दिया गया था बुश मीट का। Industries. The Democratic Republic of Congo is rich in minerals resources. The Congo is the world's largest producer of cobalt and major producer of copper and industrial diamond. It has significant deposit of talcum, which is used in the fabrication of electronic components in computer and mobile phones. In 2002, tin was discovered in the east of the country, but the date but to date mining has been on a small scale. Other minerals include cobalt, copper, gold, uranium and silver. बात करें इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में क्या है, ये एक कोबाल्ट जो मटेरियल है, मिनरल है, उसको यहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, उसका मेजर प्रोड्यूसर है, और ये कॉपर का भी मेजर प्रोड्यूसर है, और इंडस्ट्रियल डायमंड का भी मेजर प्रोड्यूसर है, और एक टैंटलम ये बनाता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के और स्पेशली कंप्यूटर और मोबाइल के कंपोनेंट में काम आता है। और 2002 में यहाँ पे टिन भी डिस्कवर्ड किया गया था ईस्ट ऑफ द कंट्री में। तो पर माइनिंग जो थी वहाँ पे वो स्मॉल स्केल में होती थी अदर मिनरल्स के साथ, जो थे कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड सिल्वर। There are few industries and most of them are in or near the cities. The government making effort to develop the resources. There is plenty of water in the country. Dams and being built across the river to produce hydroelectronic. यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं सिटीज़ के पास में, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा के डेवलपमेंट किया है रिसोर्सेज का, और यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो डैम से ये लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। The country is thinly populated. Most of the people live in the village. Most of them are Bantu speaking Negro people. They are tall and hefty with dark skin. They follow a traditional lifestyle in the village. Due to hot and wet climate, they wear limited clothes. They enjoy music and dance. In cities, the people mostly wear modern clothes and lead European lifestyle. A number of city has been developed after independence. यहाँ नीग्रो पाए जाते हैं, जो ये गांव की तरफ रहते हैं, वो डार्क होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये सिर्फ बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पर वहीं पर ये जो शहरों में रहने वाले होते हैं वो मॉडर्न कपड़े पहनते हैं और यूरोपियन लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। इन द नॉर्थ पार्ट द पीपल आर शॉर्ट इन हाइट एंड आर कॉल्ड पिग्मीज, यानी कि अब नॉर्थ साइड में शॉर्ट हाइट के लोग होते हैं और उन्हें पिग्मीज कहते हैं। दे आर नोमैड्स, देयर हंट्स आर स्मॉल एंड कैन प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्रॉम हैवी रेन। They are skilled hunter. They are fond of honey. Christianity is the majority religion in the Democratic Republic of the Congo, followed by about 80% of the population. With about 30 million members, the Roman Catholic Church is the Democratic Republic of Congo is one of the largest Christian demonetization in the continent of Africa. Demolition, sorry. ओके, हेयर वी हैव यहाँ पिग्मीज हैं। यहाँ पे 80% लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। यहीं पे कैथलिक चर्च है उसमें DRC में, और ये लार्जेस्ट क्रिश्चियनिटी है कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का। यहाँ पे पिग्मीज हैं, ये अपने फैमिलीज़ को हैवी रेन्स वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं और स्किल हंटर्स होते हैं, यानी कि दे नो हाउ टू हंट, और यही सब लाइफस्टाइल हम इसमें पाया जाता है। नाउ टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। Ground transport in the Democratic Republic of Congo has always been difficult. The terrain and climate of the Congo Basin present serious barrier to road and rail construction, and the distances are enormous across this very country.
यानी कि यहाँ हर वक्त बारिश होने की वजह से हाईवेज और सड़कें बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 1,000 of kilometer navigable waterways and traditionally water transport has been the dominant means of moving around approximately two-thirds of the country. All carriages certified by the Democratic Republic of Congo have been banned from European Union airport by the European Commission because inadequate safety standard. ओके यहाँ पे ऐसा कोई खास ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होता है, पर पानी में यूज़ होता है। पर कुछ टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा उसे भी बंद कर दिया गया था, पर ये ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अपनी अपनी कंट्री में ही घूमते हैं क्योंकि सेफ्टी की वजह से। बस इतना ही था इसमें, ये इतना ही है। आगे किसी और चैप्टर के लिए मतलब और चैप्टर्स आएंगे तो ज़रूर देखिएगा सनराइज़ ऑनलाइन लर्निंग।